नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डीसी मोटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाय। देखो एक डीसी मोटर को हम कैसे इजीली आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि डीसी मोटर का जो कम्यूटेटर होता है उसको देखकर, या फिर ईयोक को देखकर, या फिर उसमें जो वाइंडिंग होता है उसको देखकर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा किसी भी डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है, ऑप्शन नंबर 1 देखो, जो कम्यूटेटर होता है इसी कम्यूटेटर को देखकर हम आसानी से पहचान पाएंगे कि ये डीसी मोटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो कम्यूटेटर होता है ये कहाँ पर रहता है। देखो मान लो ये हमारा एक डीसी मोटर है, उसमें ये होता है स्टार्टर, ये होता है स्टार्टर। और हम सब जानते हैं जो स्टार्टर होता है, इसी स्टार्टर के अंदर में ये जो रोटर होता है, आर्मेचर होता है, इसी स्टार्टर के अंदर में रहता है, इधर इसके अंदर में रहता है। और ये जो रोटर है, आर्मेचर है, उसमें ये वाला जो है, ये जो पोर्शन है, ये वाला ये होता है कम्यूटेटर। ठीक से देखो, ये जो कम्यूटेटर लिखा है ये होता है, यही वाला होता है कम्यूटेटर। और इसका काम क्या होता है, ये एसी को भी डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को भी एसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए डीसी मोटर में कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। और ये जो कम्यूटेटर होता है इसको एसी मशीन में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ डीसी मोटर में ही मिलता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायोड इज यूज्ड इन पेनाल इंडिकेटर। देखो जो पेनाल बोर्ड होता है उसमें जो इंडिकेटर होता है, उसमें ये जो इंडिकेटर होता है वो एक जेनो डायोड होता है, या फिर टोनल डायोड होता है, या फिर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा पेनल इंडिकेटर जो होता है वो हमारा एलईडी का बना हुआ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। पेनल में जो इंडिकेटर होता है वो एलईडी लाइट का होता है। देखो ये सब लाइट होता है, ये रेड पे आर हमारा 3 फेज होता है, रेड फेज, वाई फेज, ब्लू फेज और एक न्यूट्रल या फिर अर्थिंग के लिए रहता है। तो रेड फेज के लिए रेड कलर रहता है, येलो फेज के लिए येलो कलर रहता है, ब्लू के लिए ब्लू रहता है, और ये जो ग्रीन वाला होता है ये अर्थिंग के लिए रहता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसीलिए जो पेनल इंडिकेटर होता है वो एलईडी लाइट का होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है, वेबर है, या फिर टेस्ला है, या फिर एम्पियर टर्न है, या फिर हेनरी है। तो इसका आंसर होगा जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएमएफ मींस मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला देखो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है उसका यूनिट क्या है, टेस्ला। ये जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। और ये जो टेस्ला है इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर टन। जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है वो एम्पियर इंटू टन होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो एम्पियर डिवाइड बाई मीटर होता है। ये आपको याद रखना होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर ये तो हम सब जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है, एम्पियर टन इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन टाइप इंसुलेटर इज यूज्ड अप टू 10 किलोवोल्ट। देखो जो हमारा इंसुलेटर होता है, जैसे कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, तो डिफरेंट टाइप इंसुलेटर रहता है, उसमें हमारा एक पिन टाइप इंसुलेटर भी रहता है। और ये जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसको हम मैक्सिमम कितनी वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, 11 के भी तक, या फिर 22 के भी तक, या फिर 33 के भी तक, या फिर 66 के भी तक। तो इसका आंसर होगा जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसको हम 33 के भी तक ही यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। 33 के भी मतलब 33,000 वोल्ट। देखो ये होता है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, देखो ये जो फिगर है ये मान लो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें ये देखो क्रॉस आर्म होता है, उसके ऊपर ये जो लगता है ये होता है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। और इस पिन टाइप इंसुलेटर के ऊपर में हमारा वायर जाता है इधर से इधर। ठीक से देखो ये जो पिन टाइप इंसुलेटर इधर से हमारा वायर जाता है, ये इसी क्रॉस आर्म के ऊपर में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ टू करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। देखो इधर हमारा इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है और नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा डायोड। जो डायोड होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है और दूसरी डायरेक्शन में करंट को अपोज करता है। जैसे कि जो डायोड होता है उसको अगर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में हम
कनेक्शन करेंगे तो ये करंट को फ्लो करेगा, और अगर रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे तो ये करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो देखो कैसे होता है, देखो ये वाला, ये दोनों फिगर देखो, ये दोनों फिगर देखो, इसमें ये जो है ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड वाला होता है और नीचे वाला रिवर्स बायस्ड। तो देखो फॉरवर्ड बायस्ड किसे कहते हैं, ये होता है डायोड, डायोड का सिंबल। ठीक से देखो, मान लो ये हमारा डायोड है, ये डायोड है, डायोड का ये जो साइड होता है ये पॉजिटिव साइड होता है और ये जो साइड होता है ये नेगेटिव साइड होता है। तो ये वाला फिगर देखो, ये डायोड है, इसका ये जो डायोड है इधर साइड पॉजिटिव साइड है और इधर साइड नेगेटिव साइड है। जब हम डायोड की पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे तब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड, और ये होता है फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। और जब इसी डायोड को क्या करेंगे ना, डायोड के नेगेटिव देखो ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव इधर है, और ठीक से देखो डायोड का पॉजिटिव ये है लेकिन बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्शन हुआ है, और डायोड का नेगेटिव इधर है लेकिन वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, रिवर्स बायस्ड कहेंगे। तो इस कंडीशन में देखो ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये नीचे वाला रिवर्स बायस्ड है। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है, देखो ये लाइट ग्लो हो रहा है क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। हम सब जानते हैं फॉरवर्ड बायस्ड में करंट फ्लो होता है, तो इसीलिए ये जो लाइट है ये जल रहा है क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस्ड में है तो इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है, डायोड करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए ये लाइट भी नहीं जल रहा है। तो इसीलिए जो डायोड होता है ये सिर्फ एक ही करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है, और रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पज ऑफ फिल्टर कैपेसिटर इन रेक्टिफायर सर्किट। एक रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये वोल्टेज रेगुलेशन करता है या फिर करंट एम्पलीफिकेशन करता है, या फिर जो रेक्टिफायर में जो डीसी आउटपुट निकलता है उसको दोबारा और स्मूथ करता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट, रेक्टिफायर सर्किट में जो फिल्टर कैपेसिटर को हम यूज करते हैं उसका मेन काम होता है रेक्टिफायर से जो डीसी आउटपुट निकलता है उसको और स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, पहले देखो रेक्टिफायर सर्किट, तो रेक्टिफायर में हम एसी वेवफॉर्म इनपुट देते हैं। तो रेक्टिफायर सर्किट से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये जो इनपुट दिए थे इससे हमें मिलेगा कुछ ऐसे आउटपुट मिलेगा, ये हमारे रेक्टिफायर सर्किट में हमें मिला। उसके बाद ये जो रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट मिला इसको हम दोबारा कहाँ इनपुट देंगे ना, फिल्टर कैपेसिटर में। जब फिल्टर कैपेसिटर में दोबारा इनपुट देंगे तो इसका आउटपुट क्या कैसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। यही होता है हमारा और स्मूथ डीसी आउटपुट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रेक्टिफायर सर्किट होता है उसमें प्योर डीसी हमें नहीं मिलता है, डीसी के साथ कुछ एसी भी रहता है, और इसी एसी को रिमूव करने के लिए हम रेक्टिफायर के बाद भी फिल्टर कैपेसिटर का यूज करते हैं ताकि और एसी जो आउटपुट मिलता है एसी का और कम हो सके। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। देखो जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसका यूनिट नहीं है, फ्लक्स डेंसिटी का नहीं है, या फिर रिलक्टेंस का नहीं है, या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी का नहीं है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है इसका यूनिट नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो परमेबिलिटी का यूनिट है लेकिन रिलेटिव वर्ड अगर उससे पहले लगता है तो इसका क्या है ना, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर आपको जानना है तो ऑयल का अगर रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू आप याद रखना चाहते हैं तो ये 0.5 होगा, और वाटर का जहाँ होगा तो 0.3 होगा, और गैस का 0.2। ये भी आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डीसी मोटर फील्ड कॉपर लॉस इज कांस्टेंट। कौन सा डीसी मोटर का जो फील्ड कॉपर लॉस होता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे लोड ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन वो जो कॉपर लॉस होता है वो जितना होता है उतना ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। सीरीज में, डीसी सीरीज मोटर में, या फिर डीसी शॉर्ट मोटर में, या फिर डीसी कंपाउंड मोटर में, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो डीसी शॉर्ट मोटर होता है इसी शॉर्ट फील्ड में जो कॉपर लॉस होता है वो कांस्टेंट रहता है चाहे लोड ज़्यादा हो या कम हो। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा डीसी शॉर्ट मोटर का फिगर। इसमें आर्मेचर है, उसके पैरेलल में फील्ड लगता है, इसीलिए जिस मोटर में आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड होता है उसको क्या कहते हैं ना, शॉर्ट फील्ड मोटर कहते हैं। और ये जो फील्ड होता है ये हमारा शॉर्ट फील्ड होता है। इसी शॉर्ट फील्ड में जो कॉपर लॉस होता है वो कांस्टेंट रहता है। कौन सा मोटर में ना, डीसी शॉर्ट मोटर का जो ये फील्ड होता है इसी में ही
हमारा कॉपर लॉस कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक फैक्टर ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो साइनसोइडल वेव फॉर्म होता है इसका पीक फैक्टर का वैल्यू कितना रहता है, 1.414 या फिर 1.732 या फिर 1.11 या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा जो साइनसोइडल वेव फॉर्म होता है इसका पीक फैक्टर का वैल्यू हमारा 1.414 रहता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला देखो, ये है साइन का वेव फॉर्म, जो एसी करंट होता है उसका वेव फॉर्म ये वाला होता है। तो ये जो साइन वेव का वेव फॉर्म साइनसोइडल वेव फॉर्म है, ये है क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। इसका वैल्यू कितना है देखो, √2 या फिर √2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1.414 आएगा। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना होगा, ट्रायंगल का क्या है 1.732, स्क्वायर वेव फॉर्म का क्या है 1, हाफ वेव का कितना है 2, फुल वेव रेक्टिफाइड का कितना है 1. ये भी आपको ये सब भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर 1 1.414 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग जनरेटर है जो डैश वाइंडिंग। देखो जो वेल्डिंग जनरेटर होता है उसमें हम लाप वेव वाइंडिंग यूज करते हैं या फिर वेव वाइंडिंग यूज करते हैं या फिर डेल्टा वाइंडिंग या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो हमारा वेल्डिंग जनरेटर होता है उसमें हम लाप वाइंडिंग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जो लाप वाइंडिंग होता है ये हमें लो वोल्टेज और हाई करंट देता है, और हमें वेल्डिंग के लिए हमें हाई करंट ही चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 लाप वाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। और अगर वेव वाइंडिंग होता तो वो हमें हाई वोल्टेज लो करंट देता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 लाप वाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।